मेरा नाम काजल है। मैं एक अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं अपने घर में सबसे छोटी थी। मेरे माँ बाप के अलावा मेरे दोनों भाई भी मुझसे बहुत प्यार किया करते थे। मेरी हर ख्वाहिश पूरी किया करते थे। मेरे दोनों भाई मेरे कहने से पहले ही मेरी हर ख्वाहिश को पूरी कर दिया करते थे। मेरी ख्वाहिश तो बाद में मेरे मुँह से निकलती, लेकिन उससे ही पहले वह मेरे मन की बात को समझ जाते थे। मेरी ख्वाहिश को पूरा किए बगैर उन्हें चैन नहीं मिलता था। मेरे दोनों भाई मुझे जान से भी ज़्यादा प्यारे थे। कुछ सालों पहले मेरी माँ की हार्ट अटैक आने से मौत हो गई थी और पिताजी ने भैया की भी शादी कर दी थी। मेरी भाभी बहुत ही अच्छी थी। वह मुझसे बहुत प्यार किया करती थी और मेरा बहुत ख्याल भी रखती थी। मेरे भैया और भाभी ने हमेशा ही मुझे अपनी औलाद की तरह प्यार दिया। शायद मेरे माँ बाप भी मुझे इतना प्यार नहीं दे पाते जितना वह दोनों मुझसे करते थे। मेरे भैया और भाभी की शादी को 2 साल हो चुके थे और उन 2 सालों में भाभी ने मुझे कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। मेरे भैया ने मेरी शादी की जिम्मेदारी भाभी के सर पर डाल दी। तभी से उन्होंने मेरा रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। इन दिनों मेरे पेपर हो चुके थे और मेरी पढ़ाई भी पूरी हो गई थी। मैं आगे पढ़ना नहीं चाहती थी। मेरा आगे पढ़ने का कोई मन नहीं था, इसलिए घर वालों को मेरी शादी की भी जल्दी थी। मैं हर दूसरे तीसरे दिन अपने दोस्तों के साथ आउटिंग पर निकल जाया करती थी। ऐसे ही एक दिन हम एक दूसरे घूमने गए। अक्सर ऐसे होने लगा कि मुझे रोज़ाना फूल मिलने लगे। धीरे धीरे मुझे भी उन फूलों की आदत हो गई। मैं देखना चाहती थी कि आखिर वह कौन है जो मुझे रोज़ाना फूलों के गुलदस्ते भेजा करता है। एक दिन मैं गैलरी में खड़ी थी, तभी मेरी नज़र गली में खड़े उस शख्स पर पड़ी जिसने काले रंग की शर्ट पहनी हुई थी और उसके हाथ में एक फूलों का गुलदस्ता था। उसने वह फूलों का गुलदस्ता मेरी खिड़की में फेंका और वहाँ से चला गया। इतनी ही देर में मैं भागकर नीचे अपने कमरे की तरफ गई, उसको रोकने के लिए, मगर वह लड़का वहाँ से जा चुका था। मुझे बहुत एहसास हुआ। मैंने सोचा आज तो मैं उसको देख ही लेती कि आखिर कौन है जो मुझे फूलों के गुलदस्ते देता है, पर अफसोस मैं उसको देख नहीं पाई। फिर दूसरे ही दिन मुझे भाभी ने बताया कि आज तुम कहीं मत जाना, आज तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं। जब लड़के वाले मुझे देखने आए, उसके बाद ही उनका जवाब आ गया कि उनको लड़की पसंद है। वो जल्द से जल्द शादी करना चाहते हैं, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा था। मैं उस फूल भेजने वाले शख्स को जानती भी नहीं थी। शायद मेरी किस्मत में यही था। हैरत की बात यह थी कि जब से मेरा रिश्ता तय हुआ था, शायद उसी दिन उसको पता चल गया था कि मेरा रिश्ता तय हो गया, क्योंकि वह अब फूल नहीं भेजा करता था। शुरू शुरू में मैं उदास रहने लगी थी, मगर फिर मैंने अपना ध्यान अपनी शादी की तैयारियों की तरफ लगा दिया। बहुत जल्द मेरी भाभी ने मेरी शादी अपने पसंद के लड़के से तय कर दी। हमारा घराना काफ़ी आज़ाद ख्यालों का था, इसलिए शादी से पहले कई बार मेरा आमना सामना आकाश से हो गया था। मगर मैंने हर बार उसकी यही बात नोटिस की कि वह काफ़ी संजीदा रहने वाला और सीधा साधा सिंपल लड़का है। उसको ज़्यादा हंसी मजाक पसंद नहीं था और ना ही वह आज के ज़माने के लड़कों जैसा था। इतना घुल मिलकर किसी से बात भी नहीं करता था। मैंने भाभी से इस बारे में बात की तो उन्होंने मुझसे कहा, अरे इसमें इतना परेशान होने की कोई बात नहीं है। सब लड़के शादी से पहले ऐसे ही शर्मीले होते हैं, लेकिन शादी के बाद सब बदल जाते हैं। अब तुम अपने भैया को ही देख लो, शादी से पहले वह कैसे थे और अब तो वह मेरे आगे पीछे पड़े रहते हैं। भाभी की बातों से मेरे काफ़ी हद तक तसल्ली हो गई और मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। मेरी शादी आकाश से हो गई। वह बहुत अच्छे थे। उनके घर में मेरी सास, नंद, एक देवर और हम दोनों रहा करते थे। शादी के शुरुआती दिन ही चल रहे थे। सब कुछ अच्छे से गुजर रहा था, लेकिन मुझे कुछ हरकतें आकाश की बहुत ही अजीब लग रही थी। वह बहुत तेज़ परफ्यूम लगाते थे, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन क्योंकि नई नई शादी हुई थी, इसलिए मैं कुछ कह भी नहीं सकती थी। शादी की रात भी मैं तैयार होकर उन्हीं का इंतज़ार कर रही थी। जब वो दूल्हा बने मेरे कमरे में दाखिल हुए तो इतने हैंडसम शख्स को देखकर मैं बहुत खुश हो गई। दूल्हे के कपड़ों में वो बहुत ही स्मार्ट लग रहे थे। मन ही मन मेरी खुशी के कोई ठिकाना नहीं था। वह आकर मेरे पास बैठ गए। मुझे उनके परफ्यूम की बहुत तेज खुशबू आ रही थी। वह मुझसे बातें करने लगे, कहने लगे कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। उनकी इस तारीफ से मैं मन ही मन मुस्कुराई और मैंने शर्माते हुए अपना सर हिलाया। धीरे धीरे हमारी बातों का सिलसिला शुरू होने लगा। अभी उन्होंने मुझे मुंह दिखाई भी नहीं दी थी कि मेरी आंखें नींद से भारी होने लगी और मैं वैसे ही वहीं सो गई।
सुबह उठी तो मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन आकाश ने कहा कि कोई बात नहीं, आपको काफ़ी थकान की वजह से नींद आ गई होगी। मुझे उनकी यह आदत बहुत अच्छी लगी कि वो एहसास रखने वाले हैं। अगले ही दिन घर में काफ़ी मेहमान आए हुए थे। उनके साथ बातचीत करना, उठना बैठना, इस वजह से भी मैं काफ़ी थक गई थी, इसलिए मैं कमरे में आते ही कमर सीधी करने को लेट गई, मगर मेरी आंखें लग गई और मैं सो गई। मुझे सुबह बहुत डर लग रहा था कि आकाश नाराज़ होगी। अगर वह नाराज़ थे भी तो उन्होंने मुझे महसूस तो नहीं करवाया, वो नॉर्मल ही मुझसे बात करते रहे। कुछ दिनों की बात थी, जब आकाश काम से घर वापस आए तो इतनी तेज़ परफ्यूम लगा रखी थी कि मेरी नाक को चुभने लगी और मैं फिर से नींद के आगोश में खोने लगी। रात को खाना खाने के बाद हम सोने के लिए लेट गए। मुझे बहुत नींद आने लगी। रात के आखिरी पहर में मैंने डरावना सपना देखा तो डर के मारे ही अचानक मेरी आँख खुल गई। मैंने आकाश को आवाज़ दी तो मैं हैरान रह गई। मेरी आंखें हैरत के मारे फट गई। मैंने करवट लेकर अपनी दूसरी तरफ देखा तो वहाँ से गायब थे। परेशानी से उठी और पूरा कमरा देख लिया, लेकिन आकाश का कोई अता पता नहीं था। बाथरूम में भी चेक किया, लेकिन वह वहाँ भी नहीं थे। मैं डरते हुए दोबारा बेड पर आ गई। बाकी सारी रात मेरी आकाश का इंतजार करते हुए गुजरी। सुबह को नाश्ते की टेबल पर आकाश को देखकर मैं चौंक गई। मैंने पूछा कि कहाँ थे आप, तो कहने लगे कि तुम तो बहुत जल्दी सो गई थी। मुझे नींद आ रही थी, इसलिए मैं सारी रात लॉन में बैठा रहा था। मुझे अपने आप पर बहुत ही शर्मिंदगी हुई कि बीवी का काम तो पति को खुश रखना होता है और मैं रोज़ 8 बजे ही सो जाया करती हूँ। पता नहीं शादी के बाद मुझे इतनी जल्दी नींद कैसे आने लगी थी। अपने घर में तो मैं रात के 2 बजे या 3 बजे तक ही सोती थी। यहाँ पता नहीं क्यों आकाश के घर आते ही मुझे इतनी नींद के झोंके आने लगते हैं। मुझे आकाश के चेहरे पर नाराज़गी तो नज़र नहीं आई, मगर मैं उनका नज़रिया समझ गई थी। अगले दिन मैं दोपहर को मैं सो के नींद पूरी कर ली ताकि रात को जल्दी ना सो सकूं। शाम होते ही मैं तैयार होना शुरू कर दिया और तैयार होकर मैंने आकाश का इंतज़ार करना शुरू कर दिया। जैसे ही वह ऑफिस से आए तो मैंने उनके हाथ से बैग लिया और खुद मुस्कुराकर उनको देखने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मेरी तारीफ़ करेंगे कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, मगर शायद उन्होंने तो मुझे ठीक से देखा तक नहीं था, इसलिए मैं उनके पास चली गई। मगर यह क्या, उनकी परफ्यूम से मुझे छींकें आना शुरू हो गई। आकाश ने बहुत तेज़ परफ्यूम लगाई हुई थी, इतनी तेज़ कि कुछ ही मिनट में मेरा सर चकराने लग गया और मैं फिर नींद में होते चली गई। फिर क्या हुआ था मुझे नहीं पता कि सुबह उठी तो मेरा सर भारी भारी सा हो रहा था। अचानक मेरी नज़र अपने हाथों और पैरों पर पड़ी तो मेरी जान निकल गई। मेरे हाथों और पैरों पर सूजन पड़ी हुई थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर यह मसला क्या है। आकाश भी कमरे में मौजूद नहीं थे। नाश्ते की टेबल पर सास ने मुझे कहा कि तुम्हारे हाथों को क्या हुआ है। मैं घबरा गई और कहने लगी कि पता नहीं, सूजन हो गई है। मेरी सास कहने लगी कि अपने हाथों और पाँव पर कोई क्रीम वगैरह लगाओ ताकि सूजन खत्म हो जाए। उन्होंने मुझे बहुत प्यार से समझाया कि अच्छी बीवियाँ पतियों के लिए खूबसूरत होती है और खूबसूरती में फ़र्क नहीं आने देती, पति काबू में रहता है। इसी तरह कुछ देर बाद आकाश बाहर से आते हुए नजर आए। मैं समझ गई कि मेरे सोने के बाद बेचारे लॉन में चले गए होंगे। मेरी सास अच्छी औरत थी, अक्सर मुझे समझाती रहती थी कि पति को कैसे मुट्ठी में करना है, मगर मैं उन्हें क्या बताती कि हम दोनों तो अभी तक नाम के सिवा एक दूसरे को जान ही नहीं पाए हैं। शादी को 1 महीने से ज़्यादा हो गया था और आकाश के धूप छाव जैसे मिजाज की समझ नहीं आ रही थी। कभी वह मेरे साथ बहुत अच्छे हो जाया करते थे और कभी ऐसे अजनबी हो जाया करते थे कि जैसे मुझे जानते ही नहीं हो। यूं ही मंगलवार का दिन था, जब मैं अपने कमरे में बैठी थी कि अचानक मेरे कमरे में आकाश दाखिल हुए। मुझे कुछ अजीब सा लगा, बहुत ही जल्दी में लग रहे थे। मैं खामोशी से बैठे उन्हें देखने लगी। वह जल्दी जल्दी तैयार होकर कहीं चले गए और मुझे बताना भी पसंद नहीं किया कि कहाँ जा रहे हैं। मैंने पूछने की कोशिश की तो झगड़कर कह दिया, तुम्हें क्या करना है, अपने काम से काम रखो। कुछ ही देर बाद सास ने मुझसे पूछा कि आकाश कहाँ है, तो मैं घबरा गई। मैंने अपनी सास को नहीं बताया और खामोशी से वहीं खड़ी रही। शिकायत लगाने से मेरा पति मुझसे नाराज़ ना हो जाए, वैसे भी ज़्यादातर वह मुझसे नाराज़ ही रहते थे। एक दिन मैंने बहुत कोशिश की कि आज मैं नहीं सोऊंगी, मगर फिर भी आकाश के आते ही उनके तेज परफ्यूम की खुशबू से मुझे नींद आ गई। मैंने आकाश से अगले दिन कहा कि आप इतनी तेज परफ्यूम मत लगाया करो। आकाश मुझसे कहने लगे, तुम तो सोती रहती हो,
तुम्हें तो पता भी नहीं कि अच्छी पत्नियां कैसी होती है। उनकी बात सुनकर मैं बहुत रोई, लेकिन बावजूद कोशिश के उनकी परफ्यूम की वजह से मुझे नींद ही आ जाती थी और सुबह होते ही मेरे हाथ पाँव भी सूजने लगते थे। खुद को सोने से नहीं रोक सकती थी। अब तो मेरी सास को कुछ कुछ अंदाजा हो गया कि हम दोनों में क्या चल रहा है। उन्होंने भी बहुत सारे बातें सुनाना शुरू कर दी कि मैं अपने पति में दिलचस्पी लेने के बजाय हमेशा सोया रहती हूँ। मैं कमरे में आकर बहुत रोने लगी। मैंने शुरू से सारे मामले पर गौर किया। मेरी समझ में तो यही नहीं आया कि इस परफ्यूम में ही कुछ गड़बड़ है, इस परफ्यूम में ही कुछ ऐसा है जो मुझे सूट नहीं करता। मैंने ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी हुई सारी परफ्यूम की बोतल को सूंघा, मगर जो परफ्यूम आकाश लगाते थे वह कहीं पर भी नहीं थी। इसका मतलब था कि वह बाहर से ही लगा कर आते थे। रात को आकाश घर आए तो जब फ्रेश होने बाथरूम में गए, मैंने चोरी छुपके उनके बैग की तलाशी ली। तलाशी लेते वक्त मुझे उनके बैग में एक परफ्यूम का डिब्बा पड़ा हुआ मिला। मैंने जल्दबाजी में उस परफ्यूम को सूंघकर खुद पर छिड़क लिया। अचानक ख्याल आया कि उसी परफ्यूम की वजह से जल्दबाजी में मैं उस परफ्यूम को सूंघकर खुद पर ही छिड़क लिया। उसी परफ्यूम की वजह से ही तो मैं सो जाती हूँ। ये मैंने क्या कर लिया, अपने ऊपर परफ्यूम छिड़क लिया। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही देर में मैं सो चुकी थी। मेरा पति मुझे बहुत बातें सुनाता था कि आम बीवियों की तरह उनका इंतजार नहीं करती, बल्कि उनके आते ही सो जाया करती हो। मगर जब भी मैं परफ्यूम का जिक्र करती हूँ वह गुस्से में आ जाया करते। कहते कि मैं भी तो परफ्यूम लगाया है, मुझे नींद क्यों नहीं आती। उनके ख्याल से मैं बहाने बनाती हूँ ताकि उनसे दूर रहूँ, मगर मैं उनको कैसे समझाती। मुझे तो खुद भी सारे चक्कर की समझ नहीं आ रही थी कि परफ्यूम से मुझे नींद क्यों आ जाती है। रोज रोज इसी तरह के ड्रामों से मैं तंग आ गई थी। इसलिए बस एक दफ़ा फैसला कर लिया कि इस परफ्यूम वाले राज तक पहुँच सकूँ। मैंने आकाश के आने से पहले ढेर सारी रुई नाक में डाल दी। आकाश आए तो उनके सामने मैंने सोने का नाटक शुरू कर दिया और बेड पर जाकर लेट गई। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली ताकि उनको ऐसा लगने लगे कि मैं सो रही हूँ। जब मैंने अपनी थोड़ी सी आंखें खोलकर उनको देखा तो आकाश ने अपने बैग से वही परफ्यूम निकाली और मुझ पर दोबारा ढेर सारी छिड़क दी। मैं हैरान रह गई। यानी वह खुद चाहते थे कि मैं सो जाया करूँ और इल्ज़ाम मुझे पे देते रहे कि मैं जानबूझकर सो जाती हूँ। वह तो शुक्र था कि मैंने नाक में रुई डाल रखी थी और सांस बंद कर लिया था ताकि परफ्यूम का असर मुझ पर ना हो। मुझ पर परफ्यूम छिड़कने के बाद वह खुद नहाने चले गए और नहाकर वह कमरे से बाहर चले गए। उनके जाने के बाद मैं खड़ी हुई कि देखो तो सही, आखिर वो कहाँ जाते हैं। आकाश सारी रात लॉन में बैठकर किसी से फ़ोन पर बात करते रहे। मैं उलझन का शिकार हो गई थी कि आखिर यह क्या माजरा है। वो मुझे खुद से क्यों दूर कर रहे थे और इल्ज़ाम भी मुझ पर ही लगाते थे। आखिर वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। शायद वह मुझे पसंद नहीं करते थे। मैं उनके दिल में जगह बनाना चाहती थी। इसलिए अगले दिन मैंने बाजार जाने का फैसला किया था कि अपने पति के लिए कुछ गिफ्ट ले सकूं। उनका बर्थडे भी नज़दीक आ रहा था और मैं उन्हें कोई प्यारा सा तोहफा देना चाहती थी। इसी बहाने उनका दिल मेरी तरफ भी पिघल जाए। मैं शॉपिंग मॉल से गिफ्ट खरीदा, प्यारा सा तोहफा देना चाहती थी। इसी बहाने उनका दिल मेरी तरफ पिघल जाए। मैं शॉपिंग मॉल से गिफ्ट खरीद के निकल रही थी कि तभी मेरी नज़र सड़क किनारे पर खड़े आकाश पर पड़ी। मैं देखकर हैरान हुई कि इस वक्त तो वह ऑफिस में होते हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं। उसी वक्त गाड़ी से एक खूबसूरत सी लड़की आकाश के साथ निकली। वह उस खूबसूरत लड़की के साथ एक होटल में चले गए। मैं उनके पीछे पीछे दाखिल हुई तो मैंने देखा कि वह दोनों लंच कर रहे थे। मैं गुस्से से खोलती हुई घर वापस आ गई कि मैं उस शख्स की तवज्जो पाने के लिए क्या क्या जतन तक नहीं कर रही थी और वह दूसरी लड़कियों के पीछे घूमता है। उस दिन तो मैंने बर्दाश्त कर लिया कि हो सकता है इत्तेफाक से वह लड़की उसकी कोई कॉलेज की दोस्त या फिर उसकी कोई कज़न वगैरह हो। यह सोचकर मैंने अगर दिल को झूठी तसल्ली दे दी। मगर कुछ दिनों बाद मैंने उन दोनों को फिर एक साथ देखा। उस दिन मैं अपने मायके से वापस आ रही थी कि रास्ते में सिग्नल पर गाड़ी रुक गई तो मैंने उन दोनों को देखा। वो दोनों एक अस्पताल में दाखिल हो रहे थे। अब तो मेरा शक यकीन में बदल गया कि यह शख्स मुझे धोखा दे रहा है और मेरे होते हुए किसी और के साथ भी ताल्लुक़ है। उसका और मुझे सारी गेम समझ में आने लगी थी। यकीनन मेरा पति मुझसे शादी नहीं करना चाहता था, इसलिए हर रोज़ रात को मुझे सुलाकर उसके पास चला जाता होगा
मैंने फैसला कर लिया कि मैं इस राज की तह तक पहुँच कर रहूँगी। मैं अपने पति हरगिज़ भी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी। मैंने सोच लिया था कि वो जिस औरत के चक्कर में भी है, मैं उन्हें उसके चुंगल से निकाल कर ही रहूँगी। इन दिनों मुझे एक और मुश्किल का भी सामना करना पड़ा। मेरी सास आए दिन मुझसे पूछती कि बहू खुशखबरी कब सुना रही हो। मैं सास के ऐसे सवालों से घबरा जाया करती थी, लेकिन आकाश को तो जैसे कोई खबर ही नहीं थी। वो अपने कामों में इतने बिजी रहते और तेज परफ्यूम लगाना भी नहीं छोड़ते थे। अब तो मैंने भी जिद में आकर उनसे कुछ कहना ही छोड़ दिया था, और जानबूझकर उस परफ्यूम की वजह से मैं जल्दी से सो जाया करती थी। सारा दिन मेरा उलझनों में ही गुजरता था। एक दिन इन्हीं सब बातों की टेंशन से मेरा बीपी शूट कर गया और मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मुझे डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारे पति ने तुम्हारा बहुत ख्याल रखा था। पिछले 2 दिन से वो यहीं पर थे। मुझे डॉक्टर की बातें सुनकर खुशगवार हैरत हुई, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र उस डॉक्टर पर पड़ी तो मेरी तो जान ही निकल गई थी। वो तो वही लड़की थी जिसको 2 बार मैं अपने पति के साथ देख चुकी थी। वो डॉक्टर मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई। मुझे तो थोड़ी देर पहले ही अपने पति को देखकर हैरत में आ गई, क्योंकि वो 2 दिन यहाँ पर रहे थे। यकीनन इस डॉक्टर की वजह से ही इस डॉक्टर के करीब रहने का उन्हें एक अच्छा मौका जो मिल गया होगा। वो डॉक्टर थी इतनी खूबसूरत कि किसी का भी दिल उस पर आ सकता था, और यही बात मेरे दिल को चुभ रही थी। मेरी तबीयत ठीक हुई तो भाभी और भैया मुझे लेने के लिए आ गए। कहने लगे, कुछ दिन अब हमारे साथ ही रहो। उनके साथ मैं अपने मायके चले गई। अपने कमरे में जाकर जब मैंने अलमारी से कपड़े निकाले तो बहुत से सूखे हुए फूल मिले। उन फूलों को देखकर मुझे सब याद आ गया कि कोई मुझे चाहता था और दीवानों की तरह रोज़ मुझे फूल भेजा करता था, और मैं आज जिसको चाहती हूँ उसको मेरी कोई कदर भी नहीं थी। अगले ही दिन भैया मुझे दोबारा अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हारा चेकअप एक बार फिर करवाना है। मैं भैया के साथ अभी कॉरिडोर में ही बैठी थी कि मैंने आकाश को उसी डॉक्टर लड़की के साथ उस कमरे में जाते हुए देखा। उस लड़की की गोद में एक बच्चा भी था। यह देखकर मेरा दिल दुख से भर आया। मैं बीमार थी और मेरा पति अपने ही चक्कर में लगा हुआ था। मैं भागकर गाड़ी में बैठ गई और रोने लगी। भैया बेचारे मुझे देखकर बहुत परेशान हुए। कहने लगी कि क्या हो गया, चेकअप नहीं करवाना? मैंने कहा कि नहीं, फिर कभी करवा लूँगी। अभी मुझे हॉस्पिटल से में घबराहट सी हो रही है। भैया कहने लगे, क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैंने कहा, जी भैया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मेरा घर जाने का मन हो रहा है। खैर तभी हम घर वापस आ गए। घर आकर मैं गुस्से में टहलती रही। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं उस लड़की को गायब करवा दूँ, ताकि मेरा पति उससे पीछा छुड़ाकर सिर्फ मेरा होकर रह जाए। अगले ही दिन मैं भाभी को बताकर अस्पताल चली आई। मेरा इरादा था कि उस डॉक्टर से आज अच्छे से बात करूंगी। रिसेप्शन से पता चला तो मालूम हुआ कि वह डॉक्टर कैफ़े में है। मैं वहां पहुंची तो मुझे झटका लगा। मैं उसके पास गई तो वह मुस्कुराकर खड़ी हो गई और मेरा हाल पूछने लगी, और अपने साथ खड़े हुए आदमी की तरफ इशारा करते हुए मुझसे बोली कि यह मेरे हस्बैंड है और यह मेरा क्यूट सा बेटा। उसने कुर्सी पर बैठे हुए 2 साल के बच्चे को उठाते हुए कहा, जो मैंने कल उसकी गोद में देखा था। वो मेरी ओर हैरानी से देखकर हंस पड़ी और कहने लगी कि हम दोनों की पसंद की शादी है। किसी को लगता नहीं कि मैं एक बच्चे की माँ भी हूँ, पर मुझे उससे इन बातों की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। मैं तो समझ रही थी कि वो मेरे पति पर डोरे डाल रही है, मगर वो तो खुद शादीशुदा थी और एक बच्चे की माँ भी, और अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश लग रही थी। फिर आकाश के साथ उसका क्या ताल्लुक था? वो कहने लगी कि आकाश हर वक्त तुम्हारी ही बातें करता रहता है। तुम बीमार थी तो उस बेचारे ने तुम्हारा बहुत ख्याल रखा, और तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें आकाश जैसा पति मिला। उस डॉक्टर की बातें सुनकर मेरा दिमाग घूम गया। क्यों वो ये झूठ बोल रही थी? आकाश तो मेरी तरफ देखना तक पसंद नहीं करते थे। यही बात मैंने भी कह दी तो वो बेयकीनी से मेरी तरफ देखकर बोली, तुम्हें अभी हकीकत के बारे में कुछ पता है? जाओ जाकर सच मालूम करो। उसकी यह बात सुनकर मुझे एहसास हुआ कि वाकई मुझे खुद सच मालूम करना चाहिए, और तभी हो सकता है जब मैं वापस चली जाती। मैं अस्पताल से घर वापस चली आई। मेरी सास और नंद मुझे देखकर बहुत खुश हुए। मैंने उन्हें मना कर दिया कि आकाश को मत बताइएगा कि मैं घर वापस आ गई हूँ। आकाश को मालूम नहीं था कि मैं घर वापस आ गई हूँ, इसलिए आज जब वह मेरे कमरे में आए तो उन्होंने परफ्यूम नहीं लगाई। मैं देखना चाह रही थी कि आज वो मुझे सुलाने के लिए क्या तरकीब लगाते हैं।
मैं अचानक से उनके सामने आ खड़ी हुई तो वो मुझे कमरे में देखकर घबरा गए और कहने लगे कि तुम कब आई। मैंने कहा कि आप खुद ही तो कहते हैं कि मैं आपके आते ही सो जाती हूँ, इसलिए आज आपकी सारी शिकायतें ख़त्म करने को सोच रही हूँ। आकाश के चेहरे का रंग उड़ गया था। वो कहने लगे कि तुम सो जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं स्टडी रूम में जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है। वह उठकर कमरे से बाहर चले गए। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने गुस्से में कमरे में मौजूद चीज़ें फेंकना शुरू कर दी। मैंने अलमारी से कपड़े निकालकर बेड पर फेंकना शुरू कर दिए। मैंने घर वापस जाने के लिए अपने कपड़े पैक करने के लिए निकाले। मैंने घर वापस जाने का सोच लिया था। कपड़े निकालते हुए अलमारी से अचानक ही एक सफ़ेद लिफाफा नीचे ज़मीन पर गिर पड़ा। चाहते ना चाहते हुए भी मैंने उस लिफाफे को उठा लिया। वह किसी अस्पताल का लिफाफा था। शायद मेरी ही रिपोर्ट होगी, यह सोचकर मैंने उसे खोल लिया। लेकिन जैसे जैसे मैं रिपोर्ट पढ़ती गई, मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। वह रिपोर्ट आकाश की थी। उसे ब्रेन ट्यूमर था। यह सारी हकीकत जान गई। जब वह मुझे फूल भेजा करते थे, इसका मतलब यह था कि वो फूल भेजने वाला लड़का आकाश ही था। यह जानकर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा और उनके सामने जाकर उनकी रिपोर्ट रख दी तो वह चौंक पड़े। मैंने रोते हुए पूछा कि यह सब आखिर क्या है? तुमने यह सब मुझसे क्यों छुपाया? उन्होंने शर्मिंदगी से कहा कि तुम्हें बहुत पसंद करता था, मुझे तुम अच्छी लगती थी, मैं ही तुम्हें वह फूल भेजा करता था, तुम्हारी तस्वीर खींचकर यह स्टडी रूम में लगा दिया करता था। मैं तुमसे शादी करना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हारे घर रिश्ता भिजवाया। मगर बाद में मेरी तबीयत खराब होना शुरू हुई तो मुझे पता चला कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है, इसका इलाज हो सकता है, इसलिए मैंने किसी को भी अपनी बीमारी के बारे में नहीं बताया। मुझे उम्मीद थी कि मैं शादी से पहले ही पूरी तरह से अपना इलाज करवाकर ठीक हो जाऊंगा, मगर डॉक्टर ने कहा कि अभी 2 महीने और मेरे इलाज में लगेंगे। तुम्हें पता ना चले इसलिए मैं बेहोशी वाली तेज परफ्यूम लगाकर कमरे में आता था ताकि तुम्हें नींद आ जाए और तुम सो जाओ। खुद मैं उसी वक्त नहा लेता और मुझ पर परफ्यूम का असर खत्म हो जाता। मैं चाहता था कि मैं सही सलामत बिल्कुल ठीक हो जाऊं, तभी तुम्हें सब बताऊंगा। मैंने सोच रखा था कि अगर मैं बिल्कुल ठीक ना हो सका तो तुम्हें आज़ाद कर दूंगा ताकि मेरी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब ना हो। तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए थी। और वो लड़की मेरे कॉलेज की दोस्त और मेरे दोस्त की बीवी है और अच्छी डॉक्टर भी है। मेरा इलाज उसके हॉस्पिटल में चल रहा है और वहीं मेरा इलाज कर रही है। मैं जानता हूँ कि तुम मुझ पर शक कर रही थी। तुमने हमें उस दिन लंच करते हुए देख लिया था। उस दिन मेरा दोस्त भी हमारे साथ ही था। रास्ते में उसे कोई ज़रूरी काम पड़ गया तो वह कहने लगा कि लोग जाकर खाना शुरू करो, मैं 10 मिनट में आता हूँ। तुम उसी वक्त हमें देखकर वापस चली गई और ना जाने क्या क्या सोचती रही मेरे बारे में। अपने पति की ज़बानी में यह सारा सच सुनकर दंग रह गई थी। वह कितने अच्छे थे। वह दूसरों की तकलीफ से बचकर खुद अकेले सब कुछ सह रहे थे। उन्होंने किसी को भी कुछ नहीं पता चलने दिया। कितनी बड़ी बीमारी से लड़ रहे हैं। मैंने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा कि तुम फिक्र ना करो, तुम ज़रूर ठीक हो जाओगी और ईश्वर ना करेगी कभी तुम ठीक भी नहीं हुए तो तब भी मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी, हमेशा हर कदम पर तुम्हारा साथ भी दूंगी। आकाश ने मेरा शुक्रिया अदा किया और मैंने उनसे माफ़ी मांगी कि मैं उनके बारे में कितना गलत सोचती रही और मैंने खुद उनका ख्याल रखना शुरू कर दिया। 2 महीने बाद ही आकाश की सर्जरी हुई और उनका ट्यूमर ठीक हो गया। आज हम पति पत्नी एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। खुशियाँ और गम तो ज़िंदगी में आते ही रहते हैं। पति पत्नी को एक दूसरे को हमेशा ही सपोर्ट करना चाहिए और एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। मैं और आकाश भी अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। आकाश कुछ महीनों बाद ठीक हो गया। इस साल मैंने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया और हमें जीने की एक वजह और मिल गई। अगर ये स्टोरी पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।